वन्दे मातरम्। जय हिंद। सत्य, अहिंसा एवं शांति के प्रतीक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं जय जवान जय किसान भारत रत्न यानी पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर हम सब मिलकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और साथ ही साथ उनका शत शत नमन करते हैं। दोस्तों, आज तारीख 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर किस चीज़ के लिए जानी जाती है इसको आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, आज क्या है कि गांधी जयंती, हम सब मिलकर बहुत ही श्रद्धापूर्वक गांधी जयंती आज हम लोग मना रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको ये भी जानना चाहिए दोस्तों कि आज 2 अक्टूबर के दिन गांधी जी के साथ साथ एक और ऐसे शख्स भी हमारे आज ही के दिन डेट में उनका जन्म हुआ था जो देश के लिए बहुत ही बड़ा योगदान दिए और इतना सारा योगदान दिए कि वो उनका योगदान देने का मूल विचार ये था कि आने वाले पीढ़ी में जो हम आज के डेट में देश के लिए बलिदान यानी योगदान दे रहे हैं, आने वाले हर पीढ़ी के रग रग में खून में ऐसा चीज़ हो कि वो भी आने वाले समय में देश के लिए क्या करे, कुछ ना कुछ योगदान दे। दोस्तों, क्या है कि हम आज जो कहानी बताएंगे, क्योंकि महात्मा गांधी का कहानी से आप लोग परिचित होंगे, हर कोई परिचित हो, यहाँ तक कि जो बच्चा जन्म लेता है और बचपन से 56 तक हो जाता है वो गांधी जी को देख देख के ही बड़ा होता है। समझने का अर्थ यह है कि गांधी जी को देख देख के कैसे बड़ा होता है कि यहाँ तक कि पैसा में भी अगर स्थान दिया गया है तो वो गांधी जी का दिया गया है। और जाहिर सी बात है, जो बच्चा जिसको समझ होता है वो गांधी जी को देख यानी पैसा देख के ही तो बड़ा होता है। लेकिन यहाँ तक कि इतिहास की भी बात करेंगे हमारे पाठ्य पुस्तक में, अगर आप बचपन से भी पढ़ के आ रहे होंगे, चाहे प्रतियोगी परीक्षा चाहे किसी भी चीज़ का तैयारी करते होंगे, अगर आपको इतिहास पढ़ना होता है, इतिहास आप पढ़ते हैं तो आप उसमें 80% इतिहास में अगर स्थान की बात करेंगे तो वो महात्मा गांधी, नाम लाल बहादुर शास्त्री का सब कोई जानते हैं, लेकिन वो स्थान इनको नहीं मिल पाता है जितना इनको मिलना चाहिए था पाठ्य पुस्तक में, इतिहास में। तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम लाल बहादुर शास्त्री के बारे में कुछ अनसुनी कहानी बताएंगे जो हम, और बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी का। तो लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म जो हुआ था 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को, तो वो बात कीजिए कि 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गांधी जी का जन्म हुआ था। वहीं लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 1904 में, यानी उम्र में वो उनसे काफ़ी छोटे थे और वे गांधी जी को अपना आदर्श मानते थे, क्योंकि गांधी जी जो भी आगे आंदोलन किए, जो भी देश के लिए योगदान दिए, उसमें ये गांधी जी का बढ़ चढ़ कर सहायता करते थे, योगदान देते थे। तो दोस्तों, इनका जो जन्म हुआ था शास्त्री जी का बहुत ही गरीब फैमिली में हुआ था। ये बचपन में पढ़ने के लिए इनका कुछ रोचक 4-5 कहानी आपको हम पहले बता देते हैं, आगे भी इसका जिक्र होगा। कि पहला कहानी ये है कि जब बचपन में ये इनका जो स्कूल होता था वो नदी के उस पार होता था, तो इनको पढ़ने जाने के लिए या तो नदी को तैर के जाना होता था या नाव के सहारे। अगर तैर के जाते तो पैसा नहीं लगता, अगर नाव पे चढ़ के जाते तो इनको पैसा देना होता। तो ये इनका आर्थिक हालत इतना कमज़ोर था कि ये पैसे दे के उस पार जाने की हालत में नहीं थे। तो ये क्या करते थे, किताबों को सर पे उठा के अपना शर्ट के ऊपर यानी स्कूल जो ड्रेस होता था उसको ऊपर करके बांध के और तैर के उस पार जाते थे। डेली इनका क्या होता था, पैंट जो होता था भींगा होता था। कितना बार तो शिक्षक इनको बहुत डांट लगाया, लेकिन शिक्षक को जब इनका हकीकत पता चला तो बहुत ही इनसे खुश हुए थे और प्रभावित हुए थे। वही कितना बार हुआ कि जो नाविक था इनको ऑफर करता था कि तुम मेरे नाव पे बैठ जाओ, मैं आप तुमसे पैसा नहीं लूँगा, लेकिन ये फ्री में जाने के लिए नहीं थे। ये उनका कहना था कि अगर हमारी वजह से क्या होगा कि हम आपका एक स्थान भी ग्रहण कर लेंगे और आपका क्या जो कमाई का सोर्स ऑफ इनकम है वो भी मेरे वजह से, अगर मेरे जगह दूसरा होगा तो कुछ ना कुछ पैसा देगा और हम वो देने के हालत में नहीं हैं। उसके बाद क्या होता है कि एक ही बार स्कूल की घटना है दोस्तों कि इनके स्कूल में कोई अधिकारी यानी पदाधिकारी आने वाला होता है जांच के लिए। तो सारे टीचर को ये मतलब सारे बच्चों को टीचर के द्वारा ये बताया जाता है कि कल जो क्या होगा कि स्कूल में कोई पदाधिकारी आने वाले हैं, तुम लोग क्या करो कि अच्छा अच्छा कपड़ा पहन के, वस्त्र पहन के और सर को अच्छा से तेल लगा के आना। तो ये कहानी है दोस्तों, ये अनसुनी कहानी आपको जानना चाहिए। ये जो फिगर देख रहे हैं दोस्तों कि क्या सोचे कि इनको तो घर में इनका आर्थिक हालत इतना कमज़ोर था कि इनके घर में सर में लगाने के लिए तेल तक नहीं था। तो ये दिमाग लगाते हैं कि ये स्कूल भी इनको नहीं छूटना चाहिए और टीचर का बात भी रखना चाहिए। तो ये क्या कर लेते हैं, उसी शाम अपना सर मुंडवा लेते हैं। सर इसलिए मुंडवा लेते हैं कि इनको तेल लगाने से बच जाते हैं और शिक्षक की बात की अवहेलना भी नहीं करते हैं और ये क्लास भी अटेंड कर लेते हैं। उसके बाद अगर हम दूसरा कहानी की बात करेंगे दोस्तों कि
जब ये मतलब हाई स्टैंडर्ड में गए थे तो ये लेबोरेटरी में यानी प्रयोगशाला में ये प्रयोग कर रहे थे। प्रयोगशाला में देखते होंगे कि बहुत सारा सामान होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, तो इनके हाथ से क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट टूट के नीचे गिर जाता है, गिर के नीचे गिरता है, उसके बाद टूट जाता है। तो इनके स्कूल में जो रहने वाला जो चपरासी था इनको एक थप्पड़ मार देता है। इस बात से मन ही मन ये बहुत दुख होते हैं और ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं। इस चपरासी की कहानी इनके साथ क्या हुआ हम कभी फिर बाद में चर्चा करेंगे वीडियो के अंत में। फिलहाल अभी आप जानिए कि चपरासी इनको क्या कर दिया था, थप्पड़ मार दिया था। उसके बाद की बात करेंगे दोस्तों कि ऐसे ही अचानक तो ये प्रधानमंत्री नहीं बन गए, बहुत सारा योगदान दिए, देश के लिए, आज़ादी के लिए लड़े, जेल भी गए। उस दौरान क्या हुआ था कि जब जवाहरलाल नेहरू पीएम बने थे, प्रधानमंत्री बने थे, उनसे पहले ये रेल मिनिस्टर थे, यानी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ये मतलब लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में ये जो लाल बहादुर शास्त्री थे वो रेल मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे थे। एक बार क्या हुआ कि इनके माँ को ये इस बात का पता नहीं था। माँ को ये क्या किए थे, ये बता रखे थे कि हम रेलवे विभाग में काम करते हैं, क्योंकि माँ को भी विश्वास था कि उनको ये भी पता नहीं था कि वो इतना गरीब थे, हो सकता है पैसा कमाने के लिए रेलवे विभाग में काम करते होंगे। तो ये एक उनके क्षेत्र में एक सभा का आयोजन किया जा रहा था, उसमें एक चीफ गेस्ट में ऐसा बताया जा रहा था कि रेल मिनिस्टर यानी रेल मंत्री आने वाले हैं। उस सभा में इनकी माँ भी जाती है, लेकिन इनकी माँ को ये भी पता नहीं होता है कि इनका बेटा जो चीफ गेस्ट बन के आने वाला है वो मेरा बेटा ही है। जब अपने बेटे को चीफ गेस्ट के रूप में देखते हैं तो ये बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जब इस बात का पता इनके प्रतिनिधि मंडल को लगता है तो सब लाल बहादुर शास्त्री से ये सवाल करता है कि आप अपने माँ से भी छुपाए, माँ को क्यों नहीं बताएं कि आप इतने बड़े पोस्ट पे हैं यानी पद पे हैं। तो ये बोले थे कि हम माँ को इसलिए नहीं बताए कि अगर माँ को पता हो जाता तो माँ के पास पैरवी के लिए इनके आसपास के और भी लोग आते कि हमको रेलवे विभाग में कुछ नौकरी चाहे कोई भी काम के लिए रखवा दो। हम ये नहीं चाहते थे कि देश में रहने वाला हर एक शख्स मेरा बेटा एक समान यानी वो अपने काबिलियत के बल पे आए, नहीं कि किसी के पैरवी के बल पे। और दूसरा घटना यही हुआ था कि ऐसे ही एक सभा में जब ये भाषण देने के लिए जा रहे थे, जब रेल मंत्री थे, तो देख रहे थे कि इनके स्टेज के नीचे एक आदमी था। वो सब भाषण सुन के बहुत ही आश्चर्यचकित था, प्रशंसा कर रहा था। उसी बीच में देखते हैं कि एक सभा के बीच एक आदमी है, वो सभा को छोड़ के यानी कि अपना मुंह बचाए हुए, मुंह छिपाए सभा से बीच से ही हट के जा रहा था। तो इनका नज़र उस व्यक्ति पे गया कि जो इनके सभा को छोड़ के निकल रहा था। तो वो क्या करते हैं कि उसको बुलाते हैं, स्टेज पे बुलाते हैं। और पता है दोस्तों कि जो शख्स इनके सभा को छोड़ के जा रहा था वो शख्स कौन था? वो वही शख्स था जो स्कूल में वो कांच का जो विकर यानी लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में जो कांच टूट गया था और टूटने के बाद जो चपरासी थप्पड़ लगाया था वो वही शख्स था। उसको इतना शर्म आ रहा था। हालांकि इस बात को वो वहाँ बताते नहीं हैं, बल्कि उनका प्रशंसा ही करते हैं कि ये वही महान शख्स है जिनके बदौलत आज मैं इस पद पे खड़ा हूँ, क्योंकि ये शख्स ने हमारे हर छोटे बड़े काम में, जब स्कूल के समय था तो बहुत ही मेरा सहायता करते थे। रेलवे विभाग में काम कर रहे थे, तो एक बार रेलवे की जांच करने के लिए क्या किए कि एसी बोगी से सफ़र कर रहे थे। फिर इनके मन में एक विचार आया दोस्तों कि अब तो हम एसी का सफ़र कर लिए, क्योंकि हम लोगों के बीच में जाएंगे तब ना लोगों की डिमांड को, लोगों की परेशानी को समझेंगे। उसके बाद इनका विचार आया कि हम जनरल बोगी में जाते हैं। जब ये जनरल बोगी में जाते हैं, जनरल कोच में, तो वहाँ देखते हैं, वहाँ के हालत देख के पूरा तंग हो जाते हैं। उसमें पंखा नहीं है, इतना भीड़ है, इस टाइप का भीड़ था। तब उस वक्त वो ठान लेते हैं कि लोगों के बीच गए, लोगों की परेशानी को समझे, और उसी वक्त रेलवे विभाग में जनरल कोच में भी वो क्या किए, पंखा यानी फैन का व्यवस्था करवा दिए। तो ये ऐसे नेता थे कि लोगों के बीच रहते थे, बिल्कुल धरती से जुड़े हुए थे, लोगों के बीच जाके लोगों की परेशानी को समझते थे। उसके बाद अंत में एक ये क्या होता है कि इन्हीं के रीजन में एक छोटा सा रेल हादसा होता है। रेल हादसा होता है, हालांकि इनका कोई भी मंत्रालय का, कोई मिनिस्टर का तो कोई गलती नहीं रहता है, फिर भी ये क्या करते हैं, बिना पूछे अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। सब आश्चर्यचकित रह जाता है। क्यों? कि वो बोलते हैं कि आपकी तो कोई गलती नहीं, फिर इस्तीफा क्यों? बोले कि ये मेरी नैतिक जिम्मेवारी है, मैं इसकी जिम्मेवारी लेता हूं कि मेरे वजह से ऐसा हुआ है। तो जवाहरलाल नेहरू बोले कि हम आपका इस्तीफा इसलिए नहीं स्वीकार कर रहे हैं कि आप गलती की है, हम इसलिए स्वीकार कर रहे हैं कि आने वाले पीढ़ी को ये संदेश जाए और उसमें कुछ ना कुछ आपके द्वारा किया गया ऐसा योगदान को उसको क्या करे, सीख मिले। दोस्तों, तो ये सब तो छोटी सी
घटना था। उसके बाद अगर हम पत्नी से जुड़ी घटना बोलते हैं दोस्तों, तो दोस्तों इनका विवाह जो है ललिता शास्त्री से 1928 ईस्वी में हो गया था। इनसे जुड़ी दो घटना है। क्या है कि जब 1920 ईस्वी में जब गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था, उसी वक्त ये क्या असहयोग आंदोलन का क्या अर्थ था कि हम अंग्रेज का सहयोग नहीं करना, यानी उसके स्कूल में नहीं जाना, उसके कॉलेज में नहीं जाना, उसके हॉस्पिटल में नहीं जाना, जो भी चीज़ हो हम अपने देश का करेंगे। उसी वक्त ये जब 16 यानी 1904 में जन्म हुआ और 1920 में तो 16 साल के होंगे, तो ये गांधी जी के रास्ते पे चलते हुए जो स्कूल होता है अंग्रेज का वो छोड़ देते हैं, और उस समय काशी विद्यापीठ से वो क्या करते हैं, स्नातक की डिग्री लेते हैं, और स्नातक की डिग्री संस्कृत में लेने के कारण इनको टाइटल मिलता है शास्त्री। तो दोस्तों 1920 के बाद ये क्या हुआ था कि ये बैचलर डिग्री करते हैं। उसके बाद 1 साल बाद ये जेल जाते हैं। हालांकि जेल जाने की परंपरा की बात करेंगे तो सबसे प्रथम ये 17 वर्ष की उम्र में जेल गए थे। जेल जाने के दौरान क्या होता है कि ये आज़ादी तक, क्योंकि गांधी जी के द्वारा तो बहुत सारा आंदोलन किया गया, कभी सविनय अवज्ञा, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सब में ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे, और सब क्रांतिकारी चाहे जो भी हो सब जेल जाते थे, ये भी जेल जाते थे। तो जेल जाने का अगर इनका हम क्रम देखेंगे दोस्तों, तो पूरे अपनी ज़िंदगी का 9 साल ये जेल में गुजारे हैं। उसी जेल में लगातार नहीं गुजारे हैं, आते थे जेल से बाहर आते थे, निकलते थे, बाहर आते थे, यही सिलसिला चलता था। उसी वक्त 1928 ईस्वी में इनका शादी होता है ललिता शास्त्री से। उसके बाद ये परंपरा आगे चलते रहती है। उसके बाद क्या होता है कि एक बार की घटना है, हमको याद आ गया कि जब ये जेल में थे तो जेल में मिलने के लिए नियम होता है कि अपने कोई आदमी से मिलने के लिए उनके घर वाला आता है। तो जेल में अंग्रेज़ों का नियम था कि घर के माने जेल के बाहर का कोई खाना उना लेके नहीं आएगा। तो इनकी पत्नी क्या की थी कि किसी तरह अंग्रेजों यानी जेलर से, जो भी पुलिस वहाँ में था, उससे आंख बचाते हुए अपने साड़ी के पल्लू में क्या करते हैं, इनको ये सोच रहे थे 2 आम चुरा के, मतलब छुपा के ले जाते हैं कि अपने पति को देंगे वहाँ खाने के लिए जेल में। लेकिन जब वहाँ किसी तरह इनकी पत्नी पहुँच गई तो देखे कि इनके मन में, इनके हाथ में 2 आम है। तो पूछे ये क्या है, तो ये इनकी पत्नी बोली कि ये हम सबसे नज़र छुपा के आपके लिए लाए हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री तुरंत वहाँ बैठे एक जेलर को इशारा करते हैं, बुलाते हैं और इसकी शिकायत कर देते हैं कि देखिए ये यहाँ कुछ चीज़ लाना अलाउ नहीं है, और हमारी पत्नी क्या है, हमारे लिए क्या लाई है, आम लाई है। तो पत्नी बहुत मन ही मन अंदर गुस्सा हो जाती है कि हम तो इनके लिए इतना सोचे और ये क्या इतना ईमानदारी। तो दोस्तों ये यहाँ पर भी ये ईमानदारी दिखाए थे। यहाँ तक की बात करते हैं कि दोस्तों कि जब ये भारत की देश की आज़ादी के लिए जब मतलब आंदोलन चलाया जा रहा था, तो उस वक्त देखिए हम चाहे कोई भी उस समय की जो भी क्रांतिकारी थे, देश के लिए आज़ादी के लिए आंदोलन करते थे, तो उनके पीछे उनका परिवार वाला होता था। तो वो सब मिल के क्या करते थे, हर जगह कुछ ना कुछ एक संगठन का स्थापना करते थे। उस संगठन का काम ये होता था कि इस संगठन के साथ काम करने वाला जो भी व्यक्ति, अगर वो कभी किसी कारण बस, क्योंकि कारण तो उस समय देश के लिए करना था, तो अगर जेल में चल जाते थे तो उनका गुजर भत्ता के लिए, यानी गुजारा भत्ता के लिए उनके घर में पैसा भेजा करते थे। तो ये क्या थे, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के लिए काम करते थे। उस वक्त ये जेल में थे। तो इनके पीछे भी इनका परिवार था। तो इनको सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की तरफ से 50 रुपया पर मंथ इनके परिवार के गुजारा भत्ता के लिए वहाँ भेजा करता था। तो ये जेल से एक पत्र अपने पत्नी को लिखते हैं कि क्या आपको मतलब 50 रुपया पर मंथ जो है आपको के पास पहुँच रहा है कि नहीं, तो और पहुंच रहा है तो इसमें आपका काम हो जा रहा है कि नहीं। तो उनकी पत्नी, देखिए महान व्यक्ति की भी पत्नी बहुत ही महान होती है, तो उनकी पत्नी भी इनका इतना सपोर्ट करती थी कि वो भी पूरे भावनाओं में बह जाते हैं। बोलते हैं कि हाँ, एक पत्र के मतलब जवाब में एक पत्र वो भी लिखते हैं और शास्त्री जी के पास पहुँचता है, वो पत्र पढ़ते हैं। पत्र में पता है दोस्तों क्या लिखा हुआ था, वो इसमें लिखा ये हुआ था कि 50 रुपया जो भी आपके द्वारा, आपके संगठन के द्वारा हमारे पास पहुंच रहा है, और यहाँ तक कि इसमें मेरे पूरे परिवार का गुजारा हो जा रहा है। गुजारा ही नहीं हो जा रहा है, हम तो 40 रुपया में ही काम कर लेते हैं, हम तो 10 रुपया उसमें से बचा लेते हैं। उसके बाद तुरंत इस बात का पता चलता है शास्त्री जी को कि जो 50 रुपया मेरे संगठन के द्वारा दिया जाता है मेरे घर में, उसमें से 10 रुपया एक्स्ट्रा आ रहा है। तो पता है उसके बाद ये अपने संगठन को एक पत्र लिखते हैं, और पत्र में ये लिखते हैं कि मेरे परिवार में गुजारा भत्ता के लिए 40 रुपया ही दिया जाए। वो जो 10 रुपया आप ज़्यादा दे रहे हैं वो किसी
और जो ज़रूरतमंद लोगों हैं उन तक पहुंचाया जाए। तो यहाँ तक भी आज के डेट में अगर तुलना कीजिए दोस्तों, सब अपना खजाना भरने के चक्कर में लगा रहता है। क्या ऐसा नेता मिलेगा, ऐसा जननेता मिलेगा जो जनता से बिल्कुल जुड़ा हुआ है? तो ये पत्नी के साथ कुछ रोचक किस्सा था। उसके बाद जब हम प्रधानमंत्री की बात करते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि जब नेहरू जी का देहांत हो गया तो उनके बाद अगर प्रधानमंत्री बने थे शास्त्री जी, पर इतने ये उस समय ईमानदार थे कि रियल में इनके अकाउंट में बिल्कुल कुछ नहीं, यहाँ तक कि मर भी गए थे तो उसके पास भी इनके परिवार के लिए कुछ नहीं बचा था। एक कहानी याद आ गया दोस्तों कि जब ये प्रधानमंत्री बन गए तो इनके परिवार में इनके बेटे थे, बेटे के नाम अनिल शास्त्री। बार बार कहते थे कि दोस्त पिताजी आप तो अब प्रधानमंत्री बन गए, कम से कम मेरे लिए घर के लिए तो एक गाड़ी ले लीजिए, कार ले लीजिए, क्योंकि इनको ऑलरेडी प्रधानमंत्री थे तो इनको एक ऑलरेडी गाड़ी मिला हुआ था। तो बेटे के घर वालों के कहने पर ये क्या करते हैं, कार लेने के लिए जाते हैं। कार की कीमत दोस्तों 12,000 रुपया होता है और इनके अकाउंट में मात्र 7,000 रुपया। पता है दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक से एक प्रधानमंत्री एक कार लेता है, वो भी लोन पे, और वो लोन पे लेने के बाद 1965 में लिया गया था और 1966 ईस्वी में इनका देहांत हो जाता है। जब इनका देहांत हो गया था तो जब पता चला कि ये जो कार लोन में लिए थे उनका ये लोन भी नहीं चुका पाए थे दोस्तों। जब लोन नहीं चुका पाए थे तो इंदिरा गांधी इनके लोन को माफ़ कर दिए थे। तो पता है इनकी जो पत्नी थी ललिता शास्त्री, वो भी इनके विचार पे इतना चल रही थी, वो बोले कि अगर मैं लोन माफ़ करवाती हूँ तो हमारे जो पति जो वहाँ है उनके आत्मा को बहुत ठेस पहुँचेगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे इनके द्वारा जो हमको पेंशन मिल रहा है हम 1-1 रुपया लोन का चुकता करेंगे, हम फ्री में कुछ नहीं लेंगे। तो ये परिचय इनकी पत्नी, जो इनके सिद्धांत और इनके विचार पे चलने वाले इनकी पत्नी भी इनका कितना सपोर्ट करती थी दोस्तों। तो ये जो फिगर देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये लाल बहादुर शास्त्री का इतना सिंपल सा ड्रेस था, ये कार लोन में लिए थे। उसके बाद अब हम कुछ राजनीतिक सफ़र की बात करते हैं दोस्तों। राजनीतिक सफ़र में क्या होता है कि 1964 ईस्वी तक जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, अचानक उनका मृत्यु हो जाता है। देश में बहुत इसी समय एक राजनीति का बिखराव होता है। उस समय सवाल आता है कि अब प्रधानमंत्री कौन होगा। उस वक्त क्या था कि 1964 ईस्वी तक उस पद के लिए, पीएम पद के लिए बहुत सारे उम्मीदवार यानी अपना अपना नज़र बैठाए कराए हुए थे। उस वक्त लाल बहादुर शास्त्री यानी शास्त्री ने एक कैंडिडेट को चुना, वो इनकी बेटी यानी नेहरू जी की बेटी इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उनको ऑफर किए कि आप क्या कीजिए, देश का पीएम बन जाए। हालांकि उस समय इंदिरा गांधी ये पद लेने के लिए मना कर देती है। उस वक्त एक नेता जो बाद में आगे चल के जो इतना पार्टी, क्योंकि उस समय तक तो एक ही पार्टी हुआ करती थी, कांग्रेस पार्टी, तो उसके बाद जो पार्टी का बिखराव हुआ था मोरारजी देसाई, उस समय तो वो कांग्रेस में ही थे, उनका नज़र था प्रधानमंत्री बनने का। तो लाल बहादुर शास्त्री जी के नज़र में दो नेता ये सोचते थे कि या तो इंदिरा बन जाए या तो जयप्रकाश नारायण बन जाए। आगे यहाँ से अगर कहानी देखेंगे ये वही दौर है, इसके कारण ही आगे चल के दोस्तों जेपी आंदोलन भारत में बहुत ही बड़ा आंदोलन हुआ था, इसका जिक्र हम कभी और करेंगे। तो मोरारजी देसाई से ये पूछा गया क्या आपके नज़र में कौन ये पीएम बनने लायक है, लाल बहादुर शास्त्री या जयप्रकाश नारायण? तो मोरारजी देसाई का ये कहना था कि ये दोनों सही नहीं है, प्रधानमंत्री का असली दावेदार हकदार मैं हूँ दोस्तों। हालांकि इस वक्त तमिलनाडु के सीएम के कामराज ने क्या किया था, किंग मेकर की भूमिका दिया और अंततः प्रधानमंत्री का जो पद था वो लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया। ये जो फिगर में देख पा रहे होंगे बीच में, ये तमिलनाडु के सीएम कौन थे, के कामराज। उसके बाद ये क्या करते हैं, के कामराज के समर्थन के बाद ये प्रधानमंत्री बन जाते हैं। जैसे ही प्रधानमंत्री बन जाते हैं दोस्तों, तो देश में उस वक्त बहुत ही अकाल पड़ा हुआ था। एक तो अकाल की हाल के डेट में चाइना से युद्ध हुआ था, ये हमारा जो आर्थिक स्थिति था देश का चौपट हो गया था। उसके बाद कृषि में क्या हुआ था कि उस वक्त सुखाड़ आ गया था। सुखाड़ आने के कारण हमारे देश में गेहूं का उपज नहीं हुआ। जब गेहूं का उपज नहीं हुआ दोस्तों, तो उसके बाद उस समय देश को खाद्य पदार्थ के लिए तो किसी चीज़ पे निर्भर होना पड़ता है। तो ये क्या किए थे कि अमेरिका से उस वक्त आयात होता था गेहूं। हालांकि अपना गेहूं से तुलना करेंगे तो अमेरिका का जो गेहूं था बिल्कुल ही लो किस्म का था। फिर भी क्या करते, देश में सुखाड़ था, सुखाड़ होने के कारण अकाल पड़ा हुआ था, तो वहां से आयात किया जाता था। उस वक्त
क्या होता है कि एक साल बाद, ठीक एक साल बाद एक घटना हो जाती है, भारत पाकिस्तान युद्ध छिड़ जाता है। जब भारत पाकिस्तान युद्ध छिड़ जाता है तो पाकिस्तान यानी अमेरिका उस वक्त पाकिस्तान के समर्थन में जाता है। अमेरिका के कहने पर, पाकिस्तान के कहने पर अमेरिका क्या करता है, भारत को बहुत सारा धमकियां देती है, दबाव डालती है कि युद्ध विराम करो, नहीं तो हमारे द्वारा जो दिया जा रहा है जो सहायता है हम उसको रोक लेंगे। इस बात से ये बहुत दुखी होते हैं, सोचते हैं कि अमेरिका का क्या भरोसा है। तो ये सोचते हैं कि एक कहानी है यहाँ पे भी, देश के लिए क्या हुआ था कि इनके कहने पर पूरा देश एक दिन भूखा रहा, सप्ताह में एक दिन भूखा रहता था, क्योंकि इनका परिवार खुद एक दिन ये सोचे कि अगर देश की इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतनी बड़ी आबादी है, अगर प्रत्येक देश के अगर एक एक दिन अगर उपवास करे, भूखा रहे, तो कितना हमारा अनाज बच जाएगा जो हमारे देश की जनता के लिए काम आएगा। तो इनके कहने के बाद पूरे देश की जनता ने एक एक दिन का उपवास रखा था देश के लिए। तो ऐसा प्रधानमंत्री थे जिनके कहने पर पूरा देश एक दिन का भी सप्ताह में एक दिन का उपवास रख सकता है दोस्तों। उसके बाद हुआ कि भारत और पाकिस्तान युद्ध चल ही रहा था। भारत पाकिस्तान युद्ध जब चल रहा था दोस्तों, तो उस वक्त पाकिस्तान बोला कि अब हमको युद्ध पे क्या करें, कुछ मतलब समझौता कीजिए। यहाँ तक युद्ध की स्थिति हम बात करें दोस्तों, तो युद्ध में जो भारत जो था लाहौर तक पहुँची, भारत की सेना लाहौर तक पहुँच गई थी और लाहौर के 2 बड़े बड़े क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया था। उस वक्त भारत पूरा जीता हुआ था, और भारत जब जीता हुआ था तो अमेरिका को बोला गया पाकिस्तान के द्वारा कि आप मेरा समझौता कराए। तो अमेरिका जवाब देता है कि हमसे तो कुछ नहीं होगा, तो रसिया से बात किया जाए। रसिया यानी उस समय का यूएसएसआर, सोवियत संघ कुछ कर सकता है। सोवियत संघ के बिचौलिए की बदौलत एक ऐसा डेट रखा गया दोस्तों 1966 ईस्वी में कि उस समय का सोवियत संघ, जो आप फिगर में आप देख पा रहे होंगे, सोवियत संघ का एक देश यहाँ पे आज के डेट में जो उज्बेकिस्तान है, उसका राजधानी ताशकंद, उस समय वो सोवियत संघ का ही हिस्सा हुआ करता था। तो उसमें समझौते की बात होता है। जब समझौते की बात होता है दोस्तों, तो 3 जनवरी 1966 को इस समझौते के लिए वहाँ जाना था इनको, क्योंकि न पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं यहाँ आते और न भारत के प्रधानमंत्री वहाँ जाते पाकिस्तान में। तो स्थल कहाँ तय किया जाता है, सोवियत संघ का एक देश यानी उस समय उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद जब जा रहे थे तो यहाँ भी एक रोचक किस्सा आ जाता है। तो पत्रकार इनसे पूछता है कि हालांकि आप हाइट में यहाँ देख पा रहे होंगे कि पाकिस्तान का जो राष्ट्रपति अयूब खान था और ये हमारे जो लाल बहादुर शास्त्री, इनका कितना 1 फीट दोनों में बिल्कुल ऊंचाई में क्या थे, छोटे बड़े थे, देख पा रहे होंगे यहाँ। पत्रकार पूछते हैं कि आप तो वो पाकिस्तान के राष्ट्रपति से बहुत ही छोटे हैं, आपका कद तो बहुत ही छोटा है। तो ये पता है दोस्तों क्या जवाब दिए थे कि मैं छोटा नहीं हूँ, मैं बड़ा हूँ। तो बोले कि कैसे आप बड़े हैं, क्योंकि जब पाकिस्तानी राष्ट्रपति हमसे बात करेगा तो सिर झुका के बात करेगा, क्योंकि वो ऊंचा है, वो हमसे बात करेगा तो सिर झुका के बात करेगा, और मेरा हाइट छोटा है, अगर मैं जब भी बात करूंगा तो सर उठा के बात करूंगा। इसलिए बड़ा जो होता है कद काटी और शरीर से नहीं होता है, बड़ा होता है सेंस ऑफ ह्यूमर से, बड़ा होता है शिक्षा से, बड़ा होता है विवेक से, बड़ा होता है विचार से। तो ये पत्रकार को वो जवाब दिए थे दोस्तों। उसके बाद जो होता है ये ताशकंद में जाते हैं समझौता के लिए। समझौता का तारीख 10 जनवरी 1966, ये दिनांक याद रख लीजिएगा दोस्तों। 10 जनवरी 1966 को समझौता होता है। पता नहीं ये यहाँ से एक राजनीति का मोड़ आता है जिसका समाधान आज तक लोगों के पास नहीं पहुँच पाया है कि ये जो समझौता हुआ था ये लाल बहादुर शास्त्री जी के मन से हुआ था, ये क्या हुआ था ये बाद में समझेंगे। लाल बहादुर शास्त्री से समझौता हो जाता है 10 जनवरी 1966 को सोवियत संघ की मध्यस्थता के बाद। समझौते के तहत ये किया जाता है कि भारत के द्वारा जो क्षेत्र को कब्जा कर लिया गया था, लाहौर तक 2 क्षेत्र को, वो उसको पाकिस्तान को वापसी करना था। इस चीज़ पे ये समझौता हो जाता है और मान जाते हैं लाल बहादुर शास्त्री। सब आश्चर्य में रह जाता है, पता नहीं इनके साथ क्या हुआ था, इन अपना मन से किए थे या ज़बरदस्ती कराया गया था, आज तक पता नहीं चल पाया। उसके बाद ये जब समझौता हुआ तो रात में जब पाकिस्तान के
के राष्ट्रपति और जो सोवियत संघ के जो प्रमुख थे सब खुशियाँ मना रहे थे। खुशियाँ मनाने के दौरान इनको भी बुलाया जाता है पार्टी में, लेकिन पार्टी में ये शामिल नहीं होते हैं। और ये आसपास एक जिस होटल में ये लाल बहादुर शास्त्री ठहरे हुए थे, पता नहीं इनके मन में ऐसा चल रहा था कि कुछ बहुत ही टेंशन में हो गए थे, पता नहीं किस बात से बहुत ही चिंतित थे। उसके बाद चिंता में इतना टेंशन में थे कि अपना घर फ़ोन करते हैं। जब फ़ोन करते हैं तो इनकी बेटी कॉल उठाती हैं, बोलते हैं कि हमको मतलब अपनी मम्मी से बात कराओ। तो ये बोलते हैं कि मम्मी बात नहीं करेगी, क्योंकि इंडिया में बहुत ही चिड़चिड़ी हो रहा था, किरकिरी हो रहा था इनका कि ये लाल बहादुर शास्त्री जी क्या कर दिए, अपना इतना बड़ा क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिए। उसके बाद टेंशन ऑलरेडी पहले से था, पत्नी बात नहीं की, इस बात का और उनको टेंशन हो गया। उसके बाद अपना जो उनका जो प्रतिनिधि था, सिक्योरिटी था, उनसे बुला के पूछते हैं कि इंडिया में क्या माहौल है। तो उनका सिक्योरिटी कहता है कि इंडिया में बहुत ही किरकिरी हो रहा है कि इस फैसला से इंडिया वाले यानी देश की जनता खुश नहीं है। बहुत ही ज़्यादा टेंशन होता है दोस्तों जब 11 जनवरी की रात जब उनको जगाया जाता है तो देखा जाता है कि वो एक मृत अवस्था में पाए जाते हैं। इस चीज़ का आज तक पता नहीं चल पाया दोस्तों कि या वो उनका हार्ट अटैक आया कि उनको मार दिया गया, क्योंकि पोस्टमार्टम नहीं तो वहाँ रसिया में हो पाता है, और जब उनका जो पार्थिव शरीर इंडिया आता है तो इंडिया में भी उसका पोस्टमार्टम है। वो एक आज के डेट में रहस्य बन के रह गया है कि लाल बहादुर शास्त्री जी का रियलिटी में हार्ट अटैक हुआ था या उनको साजिश के तहत मारा गया था। तो ये क्या हो गया, उनका सफ़र क्या हो गया, 11 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता के बाद ही क्या हो गया, समाप्त हो गया दोस्तों। बात करते हैं उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को जब यहाँ लाया गया, दाह संस्कार हुआ, और दाह संस्कार हुआ और उसके 1 साल बाद ही इनको भारत रत्न से नवाजा गया। और भारत रत्न से नवाजे जाने वाले मरणोपरांत यानी मरने के बाद भारत रत्न नहीं दिया जाता था। ये भारत के तरफ से प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिनको मरणोपरांत भारत रत्न से नवाजा गया था। तो इतना सारा देखिए कि क्या अभी के डेट में कोई नेता से आप तुलना करिएगा, कोई भी बड़ा नेता क्या इतना बड़ा योगदान दे सकता है जो देश के लिए इतना बड़ा। एक कहानी अंत में और याद आ गया दोस्तों कि जब रसिया गए थे तो वहाँ ठंड हुआ करता था, तो रसिया के जो प्रमुख थे इनको कोट गिफ्ट करते हैं, और अगले दिन जब जाते हैं तो रसिया का जो प्रमुख था वो बोलता है कि आपको जो हमने गिफ्ट दिया था वो आप पहन के क्यों नहीं आए। तो इनका जवाब था दोस्तों कि हम पहन के इसलिए नहीं आए कि हमारे साथ आने वाले प्रतिनिधि मंडल में एक व्यक्ति ऐसा था कि वो कुछ नहीं लाया था, और इस कोट की ज़रूरत हमसे ज़्यादा उस प्रतिनिधि मंडल के एक व्यक्ति को था, इसलिए हम नहीं पहने। तो यह देश के लिए, जनता के लिए इतना बड़ा योगदान दिए। इस चीज़ की ये सब कहानी जो है आपको इतिहास के किताबों में आपको नहीं मिलेगी। ये लाल बहादुर शास्त्री की अनसुनी कहानी था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छा संदेश मिला होगा। अभी तक आपको इस वीडियो में बने रहने के लिए जय हिंद, जय भारत। एक सैल्यूट हमारे ऐसे वीर सपूत के नाम जो देश के लिए इतना बड़ा योगदान किए। जय हिंद।